आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन में हम बेसिकली चेक करेंगे, देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से कंप्यूटर में किस-किस तरह से, कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुई और जो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट स्टेप्स आए या फेजेस आए और हर स्टेप, हर फेज में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, वो तमाम जो फेजेस या स्टेप्स हैं, उसे हम कहते हैं एक जनरेशन। कि जी ये एक जनरेशन थी कंप्यूटर की जो इस टेक्नोलॉजी पे चलती थी। फिर एक जनरेशन बाद में आई जो इस टेक्नोलॉजी पे चलती थी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की जनरेशंस होती हैं, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि 3G है, 4G है, तो बेसिकली 3G, 4G भी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ही है। और थर्ड जनरेशन में और टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, फोर्थ में और होती थी, 5G में और होती है। इसी वजह से 3 की स्पीड और थी, 4 की और है, 5 की और है। अब अगर हम इसकी डेफिनिशन देखें कि जनरेशन क्या होती है या कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है? कंप्यूटर जनरेशन इज़ अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी, सिंपल कि एक स्टेप जब आप आगे जाते हैं, फर्दर मूव करते हैं, एडवांस होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो वो एक जनरेशन कहलाती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, वो कहता है कि initially the term computer generation was used to distinguish between हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। मतलब कि जो हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का स्टेप कि जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वो कौन सी हुई है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। आपको पता है कंप्यूटर के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो वर्चुअली या लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, हार्डवेयर वो है जो हमें नज़र आ रहा है, जिसे हम डायरेक्टली जो है वो टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम के अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहता है कि पहले जो जनरेशंस को मेज़र किया जाता था, हार्डवेयर में टेक्नोलॉजी एडवांस होती थी, तो हम कहते थे एक न्यू जनरेशन आ गई है। लेकिन अब जो है, अब क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में जब एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, तो हम कहते हैं कि एक जनरेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो ये थी कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है? तो नेक्स्ट है, अभी हम इसकी ना सारी जनरेशंस को बारी-बारी देखेंगे कि जनरेशंस ये जो कंप्यूटर्स की हैं वो क्या होती हैं। आपने कोई भी जनरेशन जो है, इसको याद रखने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। हम यहाँ पे 4 जनरेशन डिस्कस करेंगे, इनको याद रखने के लिए, तो आपको चारों की ड्यूरेशन पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको याद होना चाहिए कि इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आपको उनकी एग्ज़ाम्पल्स पता होना चाहिए। एट लीस्ट आपको 1-2 नेम आने चाहिए उस जनरेशन के कंप्यूटर्स के। बाकी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं हर जनरेशन के, लेकिन वो आपके लिए इसको प्रिपेयर करना या याद रखना ईज़ी होगा, रिमेंबर करना ये आसान होगा। क्यों? क्योंकि सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपस में रिलेटेड हैं। मतलब ऐसी ही बातें होंगी, आप आगे देखेंगे कि एक जनरेशन जो है, उसमें कहा जाएगा कि इसकी स्पीड स्लो है, तो अगले में कह दिया जाएगा इसकी स्पीड जो है वो फ़ास्ट है और उससे अगली में कहा जाएगा इसकी उससे भी फ़ास्ट है। इस तरह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जनरेशन जो है जी फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन जो है, इसका इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1942 से 1955 तक थी, ठीक है? ये इसकी जनरेशन का ड्यूरेशन था कि जो इस दौरान जितने कंप्यूटर्स बने, उनको कहा जाता है कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। अब हम बात करते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या थी? इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी उस वक़्त यूज़ हो रही थी? तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब बेसिकली एक ट्यूब जैसे ग्लास होता है, लेकिन बंद ट्यूब होती है, ठीक है? और इसके अंदर जो है, वो हवा नहीं होती, ये बिल्कुल स्पेस होती है। वैक्यूम का मतलब ये होता है खला, ठीक है? बिल्कुल अंदर से खाली होती है और अ,
फ्रेजाइल ग्लास डिवाइस होती है, ठीक है, बड़ी सेंसिटिव सी होती है। जैसे आप देखें ये आपकी जो ट्यूब लाइट है, ठीक, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये भी बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब ही है। लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसकी साख्त, इसका स्ट्रक्चर, इसका साइज़ या इसका यूज़ जो है, वो और तरह से है, ठीक है? तो ये जो वैक्यूम ट्यूब है, उस दौर में 1942 से 1955 तक वैक्यूम ट्यूब ही एक ऐसा कंपोनेंट थी जो कि किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल और एम्प्लीफाई कर सकती थी। कंट्रोल करना, वो आपको वैसे ही पता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का मतलब है उसको मैनेज करना या उसको हैंडल करना। एम्प्लीफाई एम्प्लीफाई का बेसिकली जो मतलब होता है, सिग्नल्स को एनहांस करना, बूस्ट करना, इंक्रीज़ करना, ठीक है? वो एम्प्लीफाई कहलाता है। तो आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उस ज़माने में 1942 से 1955 तक सिर्फ़ वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी डिवाइस थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को मैनेज कर सकती थी या जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं, उनको कंट्रोल कर सकते थे, एम्प्लीफाई कर सकते थे। तो ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी और वैक्यूम ट्यूब क्या करती थी? कंट्रोल एंड एम्प्लीफाई करती थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। नेक्स्ट इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, उस दौर में जो ये कंप्यूटर्स होते थे, ये स्पेशल पर्पस होते थे। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर्स जो हैं, ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं थे होते कि मतलब हर कोई पर्सन जाए और मार्केट से ले ले, बल्कि जो लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशंस थी, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, वो खुद इसको डिज़ाइन करवाती थी या खुद इसको जो है वो तैयार करवाती थी अपने ज़रूरत के लिहाज से। अब अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें, तो पहली एग्ज़ाम्पल है ENIAC, ये एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है? वैसे कंप्यूटर का चूँकि ये एक स्पेशली अपने मकसद के लिए उन्होंने बनवाया था, ठीक? इसका एक स्पेसिफिक मकसद था और मकसद क्या था कि ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका ये काम था कि ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर था और कैलकुलेटर था। इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम रखा ENIAC, ठीक है? आप एब्रिविएशन भी याद रख सकते हैं, आप पूरा याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर दूसरी टाइप जो थी वो थी EDVAC, एडवैक भी पढ़ते हैं, इसको ENIAC भी पढ़ते हैं, इसको एडवैक पढ़ते हैं, इसको EDVAC करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या था? ये था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये जो इनके नेम है और नेम की जो रीज़न्स हैं, इसमें हमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है। ये एक डिवाइस बनाई, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने इसका नाम रखा। हम इन नेम्स को ऐसे ही याद रखेंगे। फिर एडसैक है कंप्यूटर, ठीक? एडसैक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक? अब ये एक और कंप्यूटर था जो ये वाला कोई काम परफ़ॉर्म करता था। बहरहाल ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब अगर हम बात करें इनके एडवांटेजेस की या डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस की सबसे पहली तो ये है कि वैक्यूम ट्यूब्स वर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोज़ डेज़। मतलब उस दौर में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ही थी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल थी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में 1942 से 1955 तक हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स थे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही तो लेटेस्ट उस वक़्त की टेक्नोलॉजी थी। तो ये कंप्यूटर्स उन्हीं से मिलके बन रहे थे, उन्हीं को यूज़ करते हुए बन रहे थे। इसलिए उस दौर के ये लेटेस्ट कंप्यूटर थे। ये नीचे वही बात लिखी हुई है,
Those computers were fastest calculating device of their time. ठीक है, फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग। जाहिर है जब जो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त अवेलेबल थी वो इनमें यूज हो रही थी, तो फिर उस दौर के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर यही थे। दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, एक मिली सेकेंड में कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन, यानी कि विद इन सेकेंड जो है वो ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। फिर इनके आगे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले है टू बल्की इन साइज, मतलब साइज बहुत बड़ा होता था इनका। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर जो इसकी एक तस्वीर इमेज लगी हुई है, तो ये देखें कि साइज बहुत बड़े थे इन कंप्यूटर्स के। अच्छा जी, पहली क्या है जी, टू बल्कि इन साइज, साइज इनका जो है वो बहुत ज्यादा होता था। मतलब ये कि एक एक कंप्यूटर जो है पूरे पूरे रूम में जो है वो पूरा आ रहा होता था, फिट हो रहा होता था। इतने बड़े इनके जो है वो साइजेस है। इसके बाद नंबर 2 पे अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब क्या है कि जो आउटपुट्स आती थी, जो रिजल्ट्स आते थे, वो इतने रिलायबल नहीं थे। मतलब ये कि हर दफ़ा जो रिजल्ट आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते थे कि ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, चांसेस थे कि रिजल्ट्स खराब भी हों। अब देखें एक वैक्यूम ट्यूब है, उसमें चार्जेस या उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, और कहीं पे वोल्टेज कम ज़्यादा कुछ इस तरह से होने से जो कैलकुलेशन थी उस पे असर पड़ जाता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज क्या है जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, कि इसमें जो हीट जनरेट होती थी वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होती थी। इतनी लार्ज अमाउंट में होती थी कि नीचे ही लिखा हुआ है हैवी एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, कि इसको मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए, कूल रखने के लिए हैवी एयर कंडीशनिंग जो है वो रिक्वायर होती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर। प्रोन का मतलब होता है किसी चीज का मतलब किसी चीज की तरफ रुझान होना। ठीक है, तो मतलब हार्डवेयर फेलियर बहुत ज्यादा होता था। बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हर आए दिन जो है वो वैक्यूम ट्यूब में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू जो है वो हुआ होता था। तो हार्डवेयर फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से कांस्टेंट मेंटेनेंस जो है वो रिक्वायर होती थी। मतलब मुसलसल आप इसको चेक कर रहे होते थे, रिपेयर कर रहे होते थे, मेंटेन ही कर रहे होते थे। नेक्स्ट है जी नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल नहीं होते थे। पोर्टेबल क्या होता है? कोई चीज जो एक जगह से आप उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जा सकें। जैसे एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक जगह से उतारते हैं, उसका स्विच कैरी करते हैं, कहीं और जाके लगा देते हैं। तो पोर्टेबल वो चीज होती है जो कैरी करके दूसरी जगह पे लेके आप जा सकें और उसको यूज कर सकें। फाइनली कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब कि फॉर सेल, बिजनेस के लिए आप इसे जैसे आजकल कंप्यूटर्स हैं मार्केट में बने हुए हैं और लोग उसको खरीदते हैं, तो पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था ये वाली जनरेशन में, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स के साथ कंप्यूटर बनाना एक डिफिकल्ट और बहुत एक्सपेंसिव काम था उस दौर में। तो इसको फिर कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, बल्कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी या कंपनीज होती थी, वो इनको डिज़ाइन करवाती थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, ये इनकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इनकी ड्यूरेशन थी 1955 से 1964 तक। 1955 से 1964 तक जो कंप्यूटर्स थे वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी उनमें जो बेसिक कंपोनेंट था दैट वाज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक, ये बेसिकली वो काम जो कि वैक्यूम ट्यूब करती थी, सिग्नल्स को कंट्रोल करना,
या एम्पलीफाई करना, वही काम बाद में जब ये ट्रांजिस्टर आया तो वो ये भी वही काम करता था। और इसका एक एडवांटेज जो था मेन, वो ये था कि एक तो ये साइज़ में स्मॉल था, सेकेंडली ये मोर रिलायबल था। मतलब इसके रिज़ल्ट्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब की निस्बत ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट होते थे। तो ट्रांजिस्टर जो है उस दौर में यूज़ हुआ। अब जो ट्रांजिस्टर है वो किस तरह से यूज़ हो रहा था या वो वर्किंग उसकी क्या थी? Many thousands of individual components had to be assembled by hand into functioning circuits. ये जो ट्रांजिस्टर जब यूज़ होते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो जो कंप्यूटर बनते थे, उसमें हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स को साथ जोड़ के, मिला के असेंबल करने का मतलब मिलाना, जोड़ना आपस में बाय हैंड। ये मशीन्स के ज़रिए आपस में नीचे मिलाए जाते, बाय हैंड आपको इनके मतलब कनेक्शंस करना पड़ते थे ताकि एक फंक्शनिंग सर्किट जो है वो डिज़ाइन हो, मतलब कि वो सर्किट या वो डिवाइस जो आप बनाना चाह रहे हैं वो रेडी हो। और यही बात आगे the manual assembly of individual components and the cost of labor involved at this assembly stage made the commercial production of these computers difficult and costly. चूंकि ये कंप्यूटर्स जो हैं इनको बाय हैंड बनाना पड़ता था, इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट को लगाना पड़ता था और कंपोनेंट्स भी फिर थाउजेंड्स की तादाद में। और इसकी वजह से लेबर ज़्यादा चाहिए होती थी, लेबर की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, मतलब जब आपको इसको बनाने के लिए जो लोग चाहिए, उनकी आपको कॉस्ट बियर करना पड़ती थी और फिर ये एक टाइम टेकिंग काम था, जिसकी वजह से इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉस्टली थी। तो ये इसका जो है वो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। एग्ज़ाम्पल्स अगर आप देखें, तो इसकी एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो पीडीपी-8, आईबीएम 1401, सीडीसी 1604, ये डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर्स हैं, ये उनके नेम है। एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अब ये जो इसके रेफरेंस के लिए एक इमेज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आईबीएम 1401 कंप्यूटर है। ये अगर आप देखें तो साइज़ में उससे कम है, जो कि हमने पहले देखे थे। और उसकी एक वजह साइज़ में कम होने की क्या है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर, मतलब जो मेन कंपोनेंट अब यूज़ हो रहा है ट्रांजिस्टर, वो साइज़ में स्मॉल है। अब हम देखेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में वो कहता है स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये तो अभी हमने इसको देखा कि साइज इनका जो है वो स्मॉल है फर्स्ट जनरेशन के लिहाज से। दूसरे नंबर पे क्या है जी, मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। लेस हीट जनरेटेड, हीट जो जनरेट हो रही है वो कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। कंप्यूटेशन टाइम वाज रिड्यूस्ड टू माइक्रो सेकेंड्स, वो जो काम पहले पिछली जनरेशन के कंप्यूटर्स मिली सेकेंड्स में करते थे, यही कंप्यूटर्स अब उसको माइक्रो सेकेंड्स में कर रहे हैं। हार्डवेयर फेलियर जो है वो भी जनाब कम हो गया है, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। हार्डवेयर फेलियर जो है उसके चांसेस कम हो गए हैं। बेटर पोर्टेबिलिटी, प्रीवियस जनरेशन में पोर्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, आप सिस्टम को मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो पोर्टेबिलिटी बेटर है। आपने इस तस्वीर में भी देखा होगा कि इनका जो साइज़ है वो पहले जनरेशन के से निस्बत कम है, तो इसको कैरी करना ईज़ी है। और लास्ट वन क्या है जी, वाइडर कमर्शियल यूज़। वाइडर कमर्शियल यूज़ मीन के पहले की निस्बत जो है अब कमर्शियल यूज़ इनका थोड़ा-सा ज़्यादा होना शुरू हो गया। है मुश्किल था लेकिन ज़्यादा फिर भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा शुरू हो गया। फिर है जी डिसएडवांटेजेस में क्या है, एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी, इसको भी पिछले में भी थी, इसको भी रिक्वायर्ड थी। हार्डवेयर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड थी फ्रीक्वेंट, उतनी नहीं थी जितनी पिछली दफ़ा थी, पिछली जनरेशन में थी लेकिन थी।
फिर उसके बाद क्या जी, मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू फंक्शनिंग यूनिट वाज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, एक एक कंपोनेंट को हाथ से लगाना पड़ता था और कमर्शियल प्रोडक्शन इसी वजह से डिफिकल्ट थी। मतलब कि एक एक कंपोनेंट को आप हाथ से अटैच करते थे अपने सिस्टम में, सर्किट में, ताकि वो फंक्शनिंग यूनिट आपका जो है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है जी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन जो है उसको अब हम देखेंगे। थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर की, इसकी अगर ड्यूरेशन देखें तो दैट वाज फ्रॉम 1964 टू 1975। 1964 से 1975 के दरमियान जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी या जो कंप्यूटर्स थे वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते थे। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इन थर्ड जनरेशन एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल to integrate large number of circuit elements into a very small surface of silicon known as chip। ये जो थर्ड जनरेशन थी टेक्नोलॉजी जो थी इसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी इम्प्रूव हो गई, एडवांस हो गई। और उसमें सबसे जो आप कह लें कि मेजर जो स्टेप था वो ये था कि लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स को इंटीग्रेट करके आप स्मॉल एलिमेंट्स बना सकते थे। लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है कि वो जो आपने अक्सर देखा होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लैक कलर की चिप्स होती हैं, उनको हम आईसी कहते हैं। ये अगर आप कोई उसको देखें, कोई रिमोट कंट्रोल, इवन कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई टीवी या कुछ इस तरह से, उसको अगर आप उसका इंटरनल जो उसकी साइड है वो देखें तो उसमें इस तरह की छोटी-छोटी ब्लैक कलर की आपको जो है वो बॉक्सेस जैसे होते हैं, स्क्वायर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, रेक्टेंगुलर भी होती हैं। इन्हें बेसिकली चिप्स कहते हैं। तो जो चीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि उस दौर में क्या हुआ कि वो जो काम ट्रांजिस्टर्स करते थे, और मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो मिल के एक फंक्शनिंग सर्किट बनाते थे। तो वही काम ये थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स, ये जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ने करना था, उनको मिला के मतलब इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने का मतलब होता है आपस में मिला देना। इस तरह से उनको आपस में मिलाया गया कि एक छोटा-सा आप कह लें कि सर्किट बना या एक छोटी-सी डिवाइस बनी जिसे एक चिप कहते हैं, ठीक है? वो जो डिवाइस बनी, उस डिवाइस ने वो काम करना शुरू कर दिया जो हज़ारों ट्रांजिस्टर ने करना था। और ये जो चिप होती थी, ये सिलिकॉन से मिलके बनती थी। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, ठीक है? जैसे प्लास्टिक होता है, लोहा होता है, इस तरह सिलिकॉन भी होता है। तो सिलिकॉन से मिलके बनती थी और उसमें क्या किया गया था कि लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स जो हैं उनको मर्ज करके, इंटीग्रेट करके, आपस में मिला के, जोड़ के, तो मतलब इस तरह का सर्किट डिज़ाइन किया गया कि जो काम हज़ारों ट्रांजिस्टर्स ने करना है, वही काम एक ये चिप कर सकती थी। द न्यू टेक्नोलॉजी वाज़ नेम्ड एज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहते हैं, ठीक है? आईसी इसका कॉमन नेम है, या आप अक्सर इसको आपने सुना भी होगा, आप सुनते भी होंगे कि इसे आईसी कहा जाता है। In third generation, small scale integration was used। अब इंटीग्रेशन क्या थी कि वो जो हजारों सर्किट्स हैं उन्हें कंबाइन करके एक छोटा सर्किट बनाना। लेकिन थर्ड जनरेशन में वो कहता है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी। मतलब इंटीग्रेट किया था लेकिन स्मॉल स्केल, मतलब इतना ज्यादा वो इंटीग्रेट नहीं हुआ था। मतलब अगर इसकी हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल इसकी हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप अज्यूम करें कि पहले अगर इतना एरिया रिक्वायर्ड था या इतने ट्रांजिस्टर्स होते थे, तो वो मिल के जो काम करते थे उसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद वही काम
इतने एरिया से लेना शुरू कर दिया गया। ठीक है, मतलब फर्क पड़ा लेकिन इतना नहीं पड़ा। जब हम आगे देखेंगे फोर्थ जनरेशन, तो उसमें लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई। जब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुई तो वो काम जो इस पूरे ब्लॉक से उन्होंने लिया, वो काम मीडियम स्केल के बाद इतने से में होना शुरू हो गया। और जब यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हुई, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद वही काम इतने से मतलब एरिया में होना शुरू हो गया। और जब वेरी लार्ज स्केल हुई, तो वेरी लार्ज स्केल के बाद जो है वो मजीद जो है वो सर्किट जो है वो छोटा होता गया। ये जस्ट मैं आपको फिलहाल जो है वो ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरह से मतलब ये जो वर्ड यूज हुआ है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के पहले, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है कि पहले अगर इतने कंपोनेंट्स यूज होते थे, उसकी जगह फिर वो स्मॉल स्केल में इतना रह गया। और आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे कि लार्ज स्केल, मीडियम स्केल भी हुई, लार्ज भी हुई। और जितनी ये इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा होती गई, उतना ही आपकी आईसी का साइज छोटा होता गया। यही वजह है कि आप लोग अगर आप देखें कि वो काम जो आपका कंप्यूटर करता है या लैपटॉप करता है, वही काम आपका मोबाइल भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो एक बड़े लैपटॉप में या कंप्यूटर में बनी हुई है, उसको हमने शॉर्ट करके स्मॉल सा स्मॉल करके तो मोबाइल के लिए बना रही है। तो अगर वो मोबाइल के लिए बनना पॉसिबल है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि हमने जो इंटीग्रेशन की है वो वेरी लार्ज स्केल के, हमने उसे बहुत ज्यादा स्मॉल इंटीग्रेट कर दिया है। ये इसका मतलब है। अब अगर आप इसकी वो एग्जांपल्स देखें, तो IBM 360 एंड 370 जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये आपको जो सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा है, ये IBM 360 सिस्टम है, जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। और इसमें जो है वो ट्रांजिस्टर की जगह आईसीज यूज हो रही थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज हो रहे थे। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज क्या है? स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में साइज इनका जो है वो स्मॉल था। मतलब जैसे जैसे सर्किट डिजाइन कंपोनेंट्स जो इसके अंदर यूज होने हैं, उनका साइज कम हो रहा है, वैसे वैसे फिर ओवरऑल आपकी जो डिवाइस है या सिस्टम है उसका साइज भी कम हो रहा है। लेस हीट जनरेटेड देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत हीट जो है वो कम जनरेट होती थी। कंप्यूटेशन टाइम वाज रिड्यूस टू नैनो सेकेंड्स। आपको पता है माइक्रो के बाद नैनो सेकेंड्स आते हैं, जो उससे भी स्मॉलर एक यूनिट है। तो इतना कम जो है वो इसका कैलकुलेशन का टाइम जो है वो हो गया था। हार्डवेयर फेलियर वाज रेयर। हार्डवेयर फेलियर बहुत कम होता था। बहुत कम क्यों होता था? अब इसकी सिंपल आप एक एग्जांपल लें कि पहले देखें 1000 या 10,000 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। तो 10,000 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो उनमें से हो सकता है कोई एक कभी खराब हो जाए। तो इसका मतलब है कि 10,000 अगर कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं, 10,000 ट्रांजिस्टर लगाए हैं, तो वो 10,000 डिफरेंट चीजों का खराब होने का चांस है। और उसकी जगह अगर आप एक आईसी लगाते हैं, ठीक है, और वो आईसी 10,000 वो 1,000 ट्रांजिस्टर्स का काम कर रही है, तो आपको 10,000 का काम करने के लिए 10 आईसी चाहिए। तो अब आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ 10 हैं। 10 में से खराब होने के चांसेस कम होंगे, 10,000 में से ज्यादा थे। तो इसलिए हार्डवेयर फेलियर बहुत कम होता था। पोर्ट इजीली पोर्टेबल होते थे, कैरी करना आसान था क्योंकि साइज और कम हो चुका हुआ था। और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर थे। ये एक चीज आई है कि जनरल पर्पस क्या होते हैं। पिछले कंप्यूटर्स जो थे वो स्पेशल पर्पस थे या स्पेसिफिक पर्पस थे। मैंने आपको बताया कि पिछली जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बने वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने बनवाए या बनाए जिन्होंने यूज करना था, और उस तरह के बनाए जिस तरह के उनको रिक्वायर थे। आपने फर्स्ट जनरेशन में देखे किसी का लिखा हुआ है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है,
किसी में लिखा हुआ है वो वेरिएबल काउंटर है, किसी में लिखा हुआ वो डिस्क्रीट एलिमेंट काउंटर है, मतलब डिफरेंट लिखे हुए तो वो क्या करता है। लेकिन ये जो थे ये जनरल पर्पस का मतलब है कि एक कंप्यूटर बना हुआ है, आप इसको जिस मर्जी मकसद के लिए यूज करें। लेस पावर रिक्वायरमेंट्स देन प्रीवियस जो जनरेशन थी उसकी निस्बत इनको पावर जो है, बिजली जो है ये कम यूज करते थे। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज इजियर एंड चीपर, कमर्शियल प्रोडक्शन आसान हो गई और चीपर मतलब सस्ती हो गई। कहाँ पे 10,000 कंपोनेंट्स लगने हैं या 50,000 कंपोनेंट्स लगने हैं, वो ही काम अब 3 4 5 आईसीज के साथ जो है वो पूरा हो रहा है। तो इसलिए कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो आसान थी। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस, ठीक है। मतलब अब उस ज़माने भी में भी जो कंप्यूटर थे उनके डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि साइज़ेस थे, तो उनके साइज़ और वर्किंग के लिहाज से कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जिनमें एयर कंडीशनिंग जो है वो रिक्वायर होती थी। और फाइनली जो इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट या डिसएडवांटेज कह लें, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आईसी चिप्स। मतलब क्या कि आईसी चिप को, मतलब वो जो थाउजेंड्स को मैंने आपको कहा कि 10,000 या 50,000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करके आपने एक आईसी चिप बनानी है, तो वो जो आईसी चिप बनानी है उसके लिए वो कहता है हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, बड़ी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती थी और जिसकी मदद से फिर आप आईसी चिप जो है वो मैन्युफैक्चर करते थे एंड ये आईसी चिप्स जो है वो बनाते थे। नेक्स्ट है जी फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। ये लास्ट कंप्यूटर जनरेशन है जो हम देखेंगे कि क्या होती है। The duration of fourth computer generation started from 1975 and still going on. 1975 से अब तक जो है वो चल रहा है, ठीक है। 1975 से अब तक जितने कंप्यूटर्स या जो टेक्नोलॉजी है इसको हम कहते हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अब इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, सेम टेक्नोलॉजी है जी जो थर्ड जनरेशन में थी। थर्ड जनरेशन में भी आईसी थी, इसमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। और फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली जनरेशन जो हमने देखी उसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास जो इंटीग्रेशन हुई है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या था कि हमने चीजों को मिला के शॉर्ट तो किया है, एक छोटी सी सर्किट को कम तो किया है, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं किया, स्मॉल लेवल पे कम किया है, ठीक है। थोड़ा सा ही उस पे उसको कम किया है। लेकिन इस जनरेशन में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी हुई, मतलब कि हमने थोड़ा सही लेवल का उसको कम किया। फिर एक टाइम आया कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी हुई कि हमने उसको बहुत ज्यादा कम किया। और फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो भी हमने की। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी है वो लिखा हुआ है इन VLSI मोर देन 1 मिलियन कंपोनेंट्स वर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप। मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स वो जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको इंटीग्रेट करके मिला के एक सिंगल चिप बनाई। और ये जो आमतौर पे चिप होती है इसका साइज ये होता है, कहीं पे आपको इस साइज की नजर आएगी, इस शेप की, कहीं पे आपको इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। इससे कम भी होते हैं लेकिन इससे ज्यादा साइज के नहीं होते, इसी साइज के होते हैं। और अब आप देखें, अब जाहिर है जब आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में तो फिर यही साइज होगा, स्मॉल सा। अब इसमें आप ये देखें कि मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो अ, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और अगर इसकी एग्जांपल्स देखें, ठीक है, तो एग्जांपल्स इसकी पेंटियम 1 2 3 4, इसके अलावा और भी जो आजकल कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हैं आप इनकी भी एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ये किस तरह के होते हैं।
ये जो हम आजकल जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है जी, स्मॉलेस्ट इन साइज बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी। साइज इनका बहुत स्मॉल होता है, क्यों? क्योंकि कंपोनेंट डेंसिटी बढ़ गई है। डेंसिटी होता है कि एक गिवन जगह पे, गिवन स्पेस में कोई चीज कितना एग्जिस्ट कर रही है। मतलब एक जगह पे अगर ये, मतलब मैं कहता हूँ एक बॉक्स है और उसमें 10 आपने ट्रांजिस्टर वैसे ही रखे हुए हैं और एक में 100 रखे हुए हैं। जिसमें 100 रखे हुए हैं हम कह सकते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका साइज इसलिए कम है कि कंपोनेंट डेंसिटी ज्यादा है, कंपोनेंट आपस में बड़े क्लोज 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 हैं। वेरी रिलायबल, ये जो कंप्यूटर्स हैं बहुत रिलायबल है, मतलब जो हम आजकल यूज कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, जो फाइल ओपन करेंगे वही ओपन होगी, जो मैसेज सेंड करेंगे वही सेंड होगा। हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल, इनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो नेग्लिजिबल है, इग्नोर की जा सकती है। आपने देखा होगा लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में एक छोटा सा फैन लगा होता है जो हीट को एग्जॉस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए होता कि आप एयर कंडीशनिंग जो है वो इसमें यूज करें। एयर कंडीशनिंग नहीं रिक्वायर्ड जी। फिर उसके बाद क्या जी, मच फास्टर इन कंप्यूटेशन देन प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज्यादा फास्टर है। हार्डवेयर फेलियर इज नेग्लिजिबल, हैंस मिनिमम मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इनका हार्डवेयर फेलियर नहीं होता, मतलब हम कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज करते हैं, वो चल रहे हैं, वो सालों साल जो है वो चल रहे होते हैं, कोई इसमें मसला नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि कभी जनाब फैन खराब हो गया, कभी रैम खराब हो गई है, तो एक आधा कभी हो जाता है किसी वजह से, लेकिन ये नहीं है कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज खराब हो। टोटली जनरल पर्पस, टोटली जनरल पर्पस है। आपका कंप्यूटर है, आप इसको जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज करें, गेमिंग के लिए यूज करें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, स्टडी के लिए यूज करें, बिजनेस के लिए यूज करें, ये जिस मर्जी मकसद के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद है जी, चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। जितनी भी जनरेशंस इससे पहले हमने डिस्कस की हैं उन सब से ये लेस एक्सपेंसिव है, चीप जो है वो है, यानी कि सस्ता है। डिसएडवांटेज इसका एक ही है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर हो। ठीक है, मतलब अगर आप कहते हैं कि जी उसने बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक ड्राइंग बनाई है, मतलब ये कि उसने पूरी स्किल्स को, जो आर्ट्स एक आर्टिस्ट की होती हैं, उसको यूज करते हुए वो काम किया है। और यहाँ पे हाईली सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है कि सोफिस्टिकेटेड मीन्स कि वो चीज जिसमें आपको एक्सपर्ट लेवल का एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट लेवल की टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती है ताकि आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर सकें। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या है कि आपके पास एक पहले सिस्टम था जो इतना इतने कंपोनेंट्स यूज होते थे, अब आपने उसको इस तरह से डिजाइन करना है कि वो सिर्फ इतने से पोर्शन में हो जाए। तो इस यहाँ से एक पोर्शन से, मतलब कि अगर आप देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतना कम करना, आपको बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इसको आपस में करना पड़ेगा। तो ये जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ रही है, इसके लिए आपको हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो रिक्वायर होगी।